डेटा कलेक्ट करने के कुछ तरीके होने चाहिए। तो वही बात करता है चैप्टर नंबर 2, मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। ये इस चैप्टर में हम पहले तो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव या गोल क्या है वो समझेंगे। फिर साइकोलॉजिकल डेटा किस तरीके का होता है उसका नेचर समझेंगे, डेटा को कैसे एनालाइज किया जाता है, उसके अपने लिमिटेशंस क्या क्या हैं, उसके एथिकल इश्यूज क्या होते हैं, और फिर हम समझेंगे कि इंपॉर्टेंट मेथड्स क्या हैं साइकोलॉजी के अंदर में जहां से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो इसी को बोला गया है मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं गोल्स के बारे में। गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी की जब आप बात कर रहे हैं तो ये क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा, तो दो तरीके के ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो अल्टरनेट पैराडिम्स ऑफ रिसर्च है, तो हम रिसर्च कर रहे हैं। अब रिसर्च के लिए अल्टरनेट पैराडिम्स क्या है, पैराडिम्स मतलब उसके स्कोप्स क्या है। तो साइंटिफिक पैराडिम है पहला, तो ये क्या बात कर रहा है कि बिहेवियर जो है वो मेजरेबल होना चाहिए, प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, है ना, जिससे हम समझ पाए कि ये व्यक्ति इस तरीके का ही बिहेवियर हर बार करेगा। तो अगर मुझे किसी को हायर करना है अपनी कंपनी में, बहुत सारी कंपनीज जो है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट करती हैं टू अंडरस्टैंड कि इसका बेसिक बिहेवियर कैसा रहेगा और उसके बेसिस पे ये हमारे काम आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पर साइंटिफिक पैराडिम है, इसलिए बिहेवियर इज मेजरेबल एंड प्रिडिक्टेबल, ये हम मानते हैं। ऑब्जेक्टिविटी और कंट्रोल पर फोकस करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिविटी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और कंट्रोल हम कितना इस पे कर सकते हैं, इस पर फोकस रहेगा। और ओवर्ट बिहेवियर पर ज्यादा एम्फेसिस रहेगा। ओवर्ट मतलब जो दिख जाता है, जो देख पाते हैं, जो ऑब्जर्व कर पाते हैं, उसे ओवर्ट बिहेवियर बोलते हैं। तो यहां पर हमारा एम्फेसिस हम ज्यादा रखेंगे। इंटरप्रेटिव पैराडिम क्या आ जाता है, जिसमें हमारा फोकस जो है वो सब्जेक्टिव मीनिंग्स को समझने में रहेगा कि बंदा जो बोल रहा है, जिस तरीके का बिहेव कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है, क्या निकल कर आ रहा है, राइट। हर तरीके के काम के लिए अलग तरीके का व्यक्ति चाहिए होता है। एक व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, पर हर काम के लिए कुछ ना कुछ लोग जो है वो अवेलेबल हैं सोसाइटी में। कॉन्टेक्सचुअल है, क्वालिटेटिव अप्रोच इसके अंदर में यूज किया जाता है। कॉन्टेक्सचुअल मतलब जिस बारे में बात हो रही है उसी बारे में बात चलेगी, और क्वालिटेटिव, क्वालिटी क्या है उस पर अप्रोच पे बात की जाएगी और वहां से समझा जाएगा। एंड रियलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, जो असलियत है, जो सच्चाई है, वो सोशली कंस्ट्रक्ट की जाती है। सच और झूठ कुछ होता नहीं है, बट जिस सोसाइटी का आप हिस्सा हैं उसके हिसाब से जो सही है वो सही है, राइट। तो 51% लोग जो सच मानते हैं वो जनरली सच माना जाता है उस सोसाइटी के अंदर में, या सही माना जाता है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हर रोज मैं कुछ सबमिटिव क्वेश्चंस डालता हूं जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या स्टेप्स हैं इन रिसर्च को करने के लिए वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक प्रॉब्लम को कॉन्सेप्चुलाइज करेंगे। क्या प्रॉब्लम चल रही है जिसका हम सोल्यूशन खोजने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे करेंगे, एक टॉपिक चुनेंगे, उस टॉपिक को नैरो करेंगे। मतलब उस टॉपिक के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती है। स्पोर्ट्स इज अ टॉपिक, लेट्स से। अब उस स्पोर्ट्स एज अ टॉपिक को हम नैरो डाउन करेंगे, तो हम बोलेंगे क्रिकेट के अंदर में हमको बात करनी है, तो ये नैरोइंग हो गया। फिर हम इसके रिसर्च क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करेंगे कि इसके अंदर हम क्या सोचना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं, इसके अंदर क्या टॉपिक पे हम रिसर्च करना चाह रहे हैं। तो सोसाइटी या इंडिया के अंदर में क्रिकेट को लेकर क्या सोच रखते हैं बच्चे, इसको हम कुछ क्वेश्चंस में डिफाइन करेंगे और उसके बाद एक हाइपोथेसिस बनाएंगे कि क्रिकेट ही सबसे बेस्ट गेम है। ये मेरा हाइपोथेसिस हो गया, ठीक है। अब इसको मुझे रिसर्च करना है, मुझे चेक करना है कि क्या यही सही है, क्या मेजॉरिटी लोग यही मानते हैं। अच्छा, क्रिकेट को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, हम सोशल मीडिया को ले आते हैं, ठीक है। तो सेलेक्टिंग अ टॉपिक में सबसे पहले हम सोशल मीडिया एक टॉपिक है हमारा, इसको और थोड़ा सा कर देंगे तो हम शॉर्ट टर्म वीडियोस पे आ जाते हैं। तो हमारा जो फोकस है वो शॉर्ट टर्म वीडियोस कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है ह्यूमंस को या बच्चों को, इस पर बात करते हैं। तो इसके लिए मेरा रिसर्च क्वेश्चंस में बनाऊंगा, फॉर्मुलेट करूंगा कि ये इम्पैक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, कितना कर रहा है, आपके जीवन में क्या चेंज आया है, बेहतर हुआ है, कुछ सीखा आपने या नहीं सीखा, इस तरीके के क्वेश्चंस बनाएंगे। फिर इसका एक हाइपोथेसिस बनाएंगे कि द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इज हिंडरिंग ह्यूमन थॉट प्रोसेस और द इंटेलिजेंस। तो ये मेरा हाइपोथेसिस बन गया। तो मैं अब ये मानकर आगे बढ़ूंगा कि सोशल मीडिया बच्चों के इंटेलिजेंस को असर डाल रही है और नेगेटिव असर डाल रही है। अब इसके लिए मुझे प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव करने के लिए मैं डेटा कलेक्ट करूंगा। डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे हम पहले पार्टिसिपेंट्स डिसाइड करेंगे। बहुत सारी चीजें डिसाइड करनी पड़ेगी हमें। पहले पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे, तो उनका एज ग्रुप क्या होगा, कहाँ से होंगे, किस सोसाइटी का हिस्सा होंगे, किस स्टेट का हिस्सा होंगे, इंडिया से होंगे या बाहर के होंगे, ये डिसाइड करेंगे हम। फिर इसके कुछ मेथड्स बनाएंगे, है ना, कि किन मेथड्स के थ्रू हम डेटा कलेक्ट करेंगे। हम क्वेश्चनर बना सकते हैं, हम आगे पढ़ेंगे इसको। और बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं जहां से हम डेटा कलेक्ट करेंगे। फिर टूल्स यूज करेंगे, पेन एंड पेपर हो सकता है, गूगल ड्राइव हो सकता है, जो गूगल के फॉर्म्स होते हैं वो हो सकता है। इस तरीके से हम डेटा कलेक्ट करेंगे।
या जो रिसर्च जो डेटा निकल कर आता है, जो यूसेज डेटा आता है, जो फेसबुक के पास या मेटा के पास होगा, वहां से हम डेटा लेंगे अगर मिलता हो तो। एंड फिर प्रोसीजर्स यूज करेंगे कि इस डेटा का कैसा यूज किया जाएगा। ये सारी चीजें जब हमारी डिसाइड हो जाएंगी तब हम डेटा एनालिसिस पे जाएंगे, फिर हम डेटा एनालाइज करने जाएंगे। तो डेटा एनालाइज करने के लिए स्टैटिस्टिक्स नाम का एक सब्जेक्ट होता है जो शायद आप पढ़ रहे होंगे अगर आप कॉमर्स वाले होंगे। तो उसके अंदर में बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जिससे हम इस डेटा का एक आउटपुट निकाल पाए, राइट, और उस डेटा का क्या मतलब निकल रहा है ये निकाल पाए। तो इसके लिए हम एनालाइज करेंगे इसके अंदर। जब हमारे पास डेटा आ गया, हमने एनालाइज कर लिया, तो हम कंक्लूजन्स पर आएंगे कि ये पूरा डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है। तो मैंने जो हाइपोथेसिस ली थी, क्या ये डेटा उस बात को सही प्रूव कर रहा है क्या, या गलत प्रूव कर रहा है। तो अगर ये हमारा कंक्लूजन है, अगर सही प्रूव कर रहा है तो हम अपना हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ भैया इंटेलिजेंस पर असर तो डाल रहा है, ये मेरा डेटा सजेस्ट करता है इस बात को। अगर गलत बात कर रहा है या नहीं कर रहा है तो हम रिजेक्ट कर देंगे, फिर कुछ और हाइपोथेसिस लेंगे, राइट, और मॉडिफाई करते जाएंगे हाइपोथेसिस को बार बार। फिर रिसर्च कंक्लूजन जो हमारे निकल कर आया है इसको वापस से चेक करेंगे कि जो थ्योरी हमने कंफर्म करी है या रिवाइज करी है। तो हमने जो थ्योरी लेकर हम चले थे, क्या हमने उसको कंफर्म कर दिया, या फिर इस थ्योरी को वापस से चेंज करना है, या उसमें कुछ और ऐड करना है, राइट। कि यार सोशल मीडिया पूरी तरीके से खराब नहीं कर रहा है, कुछ लोग जो है इनको बहुत फायदा भी हुआ है सोशल मीडिया से, कुछ लोगों को इंटेलिजेंस में बहुत गिरावट भी आई है, कुछ को इसका एडिक्शन लग गया है। तो फिर हो सकता है हमें कुछ थ्योरीज चेंज करनी पड़े डिपेंडिंग ऑन कि हमारा ऑब्जेक्टिव इस पूरे रिसर्च से क्या है। और फिर रिसर्च जो है वो ऑब्वियसली एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आज जो डेटा प्रूव भी हो गया, थ्योरी भी प्रूव हो गई, हो सकता है आज से 5 साल बाद कुछ बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएं और फिर इसी थ्योरी को वापस से रिविजिट किया जाए और फिर नया कंक्लूजन या नया हाइपोथेसिस या नया थ्योरी बनाया जा सके। इसलिए रिसर्च जो है वो हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा। फिर आते हैं साइकोलॉजिकल डेटा का नेचर क्या होता है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स सबके से पहले समझते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में इट हैज टू बी कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, कि जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं हमारा डेटा वहीं से आना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कि छोटे बच्चे फॉर एग्जांपल 10 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चों के बीच में क्या फर्क पड़ रहा है। अब अगर ये मेरा डेटा है, यहाँ से मुझे डेटा कलेक्ट करना है, तो मैं 25 साल वाले को नहीं ले सकता अपने ऑडियंस के तौर पे, राइट। तो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होना चाहिए। जीवन में ये और क्या क्या कर रहे हैं इसका इस पे असर नहीं आना चाहिए। ये इसके मेथड, थ्योरी और सेटिंग से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है और इंटरप्रिटेशन इसका बहुत जरूरी हो जाता है। तो आपको स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए, सही तरीके का इंटरप्रिटेशन आना चाहिए डेटा कलेक्शन के बाद। ये आती हैं इसके अंदर। डेटा का टाइप क्या हो सकता है, तो कुछ 3-4 तरीके के टाइप्स हैं हमारे पास। सबसे पहले डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन लेंगे आप, कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, एज क्या है, जेंडर क्या है, एजुकेशन कितनी है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है। फिजिकल इंफॉर्मेशन क्या है, लिविंग कंडीशंस कैसी रही हैं इनकी, घर कहाँ पर है, आसपास के लोग कैसे हैं, है ना, इकोलॉजी कैसी है इनके आसपास की। फिर फिजियोलॉजिकल डेटा कलेक्ट करेंगे, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ईसीजी, जीएसआर, स्लीप पैटर्न्स, डिपेंडिंग ऑन की क्या आप सजेस्ट कर रहे हैं या क्या डेटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, कि इसके इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, इमोशंस, मोटिवेशंस और वैल्यूज, ये क्या क्या चीजें हैं। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ डेटा हैं जिसको हम कलेक्ट करेंगे डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट थ्योरीज एंड रिसर्च मेथडोलॉजीज। आई होप कि आप लोगों के लिए अच्छा चल रहा होगा। अगर अच्छा चल रहा है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर मैं इसको बेहतर कर सकता हूं तो भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। फिर इसका एनालिसिस करेंगे। अब एनालिसिस करने के लिए दो तरीका हो सकता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटी कितना ज्यादा, क्वालिटी मतलब क्वालिटी। तो न्यूमेरिकल डेटा होता है क्वांटिटेटिव में, बहुत सारा डेटा हमारे पास है और न्यूमेरिकल डेटा है। तो 10,000 लोगों का हमने रिसर्च कर लिया, वहां से डेटा तो मिल गया कि कौन क्या सोचता है, कैसा सोचता है, ये न्यूमेरिकल डेटा है। फिर इसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है और फिर इसे मेजर करके कंपेयर किया जाता है। क्वालिटेटिव मेथड के अंदर में हम क्वालिटी देखते हैं कि ये जो डेटा मेरे को कलेक्ट हुआ है इसकी क्वालिटी क्या है, अच्छी जगह से आया है, सही डेटा आया है, या किसी ने रैंडम कलेक्ट कर दिया है, सिर्फ कुछ भी भर दिया है, तो ये क्वालिटी चेक करी जाएगी। नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव डेटा होना चाहिए इसके अंदर में, थोड़ा सा डिटेल होना चाहिए कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भैया बताओ क्या क्या चेंज आया तुम्हारे जीवन में। अब ये मुझे तो नहीं पता और हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, तो ये डिस्क्रिप्टिव डेटा है। कंटेंट एनालिसिस किया जाएगा, जो आपने कंटेंट लिखा है 3 लाइन 4 लाइन, इसको मैं एनालाइज करूंगा। क्वांटिटेटिव में हम क्या कर रहे थे, हम एमसीक्यू दे रहे थे। क्वालिटेटिव में हम एमसीक्यू नहीं दे रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रहे हैं, और इसका मीनिंग क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसकी एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो यहां से इस तरीके से हम जो है डेटा को एनालाइज करते हैं। डेटा एनालिसिस के बाद आते हैं लिमिटेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होगी, जरूरी तो नहीं है कि मैंने अगर 10,000 डेटा कलेक्ट किया है तो सारा सही होगा। बहुत सारी चीजें हो सकती है उस वक्त उस व्यक्ति के दिमाग में जब वो डेटा भर रहा होगा, राइट। तो ट्रू जीरो पॉइंट मतलब कोई एक
आंसर नहीं हो सकता किसी भी रिसर्च का, राइट। तो ट्रू 0 पॉइंट नहीं आ सकता। रिलेटिव नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल टूल्स, जितने साइकोलॉजिकल टूल्स हम यूज कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आवर्स यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें, इसका अपना एक रिलेटिव नेचर है। तो एक डेटा जो यूएस में एक क्वेश्चन आवर चल जाएगा, शायद इंडिया में नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसका रिलेटिव नेचर अलग हो गया, वहां का कॉन्टेक्स्ट अलग है, यहाँ का कॉन्टेक्स्ट अलग है, वहां की सोसाइटी अलग है, यहाँ की सोसाइटी अलग है। और इसीलिए इंडिया के अंदर में जब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दुर्गानंद सिन्हा और एन सेन गुप्ता वगैरह लोगों ने बात करी, तो इन्होंने इसमें बहुत सारा फीडबैक चेंज किया, मतलब एज पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होगा, जो क्वालिटेटिव डेटा है, क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव डेटा है, इसका सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होगा। अब ये इंटरप्रिटेशन जो है वो भी डिपेंड करता है कि अगर मैं कर रहा हूं तो मैं दूसरे तरीके से करूंगा, आप करोगे तो आप दूसरे तरीके से करोगे। तो यहाँ पर एक और फैक्टर ऐड हो गया कि जो चेक कर रहा है उसका क्या हिसाब किताब है, उसके जीवन में क्या चल रहा है। तो अगर मेरे जीवन में मैं शादी से बड़ा परेशान हूं मान लो, राइट, और मैं एनालिसिस कर रहा हूं, तो मैं, और किसी ने लिखा है कि शादी तो बहुत अच्छी चीज है, तो मेरा दिमाग क्या बोलेगा, अरे फालतू लिख दिया इसने, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें, इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, राइट। हालांकि मैं बहुत खुश हूं। चलिए फिर आते हैं एथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजिकल इंक्वायरी में। तो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी जब हम कर रहे हैं तो इसके अपने एथिक्स यूज करने पड़ेंगे आपको। इसके इश्यूज आते हैं जैसे वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, जबरदस्ती आप किसी से डेटा नहीं ले सकते, तो एवरीवन हैज टू गिव इट वॉलंटरीली। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, उसको पता होना चाहिए कि वो जो डेटा दे रहा है उसका रीजन क्या है, क्यों दे रहा है। डीब्रीफिंग, उसको पहले बताना पड़ेगा कि देखो हम ये कर रहे हैं इसलिए हम डेटा ले रहे हैं, और उसको थोड़ा सा ब्रीफ देना पड़ेगा। फिर उसके साथ रिजल्ट शेयर भी करते हैं, और कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन करने जरूरी हो जाती है डेटा की। जो हमको डेटा मिला है तो किसी का नाम नंबर ये सब मिला है तो हम हर किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं उसको, इसे बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ये तो कुछ बात हुई कि हमें लिमिटेशंस क्या है और एथिकल इंक्वायरीज क्या है। अब इस चैप्टर के जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर आते हैं, इंपॉर्टेंट मेथड्स इन साइकोलॉजी। किन किन मेथड से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम एक्सपेरिमेंटल मेथड में। एक्सपेरिमेंटल मेथड का मतलब क्या है कि ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, साथ ही साथ में कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर इसको किया जा सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड के मतलब हो गए। वेरिएबल्स इसमें अलग अलग हो सकते हैं। वेरिएबल्स मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स। वेरिएबल्स इसके अलग अलग हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स्ट्रानियस वेरिएबल। सो कॉज इफेक्ट, किस वजह से हुआ और क्या हुआ, किस वजह से हो रहा है इंडिपेंडेंट, क्या हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप्स इसके अंदर बनाए जाते हैं। तो कुछ बनाए जाते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स और कुछ कंट्रोल ग्रुप्स। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो होते हैं इनको मैनिपुलेट किया जाता है। तो अगर 10 लोगों को मैंने बैठाया और उनसे मैं डेटा ले रहा हूं तो उसमें से 4 लोग मेरे ही होंगे, जिनको मैं स्पेसिफिकली बोल के रखूंगा कि जब मैं ये सवाल पूछूंगा तो तुमको ये जवाब देना है। ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हुआ, इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है। और जो कंट्रोल ग्रुप है, जो बाकी 6 लोग हैं, ये कंट्रोल ग्रुप है, इनको मैं मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूं, पर मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं कि इन चारों के जवाब से इनके जवाब में क्या चेंज आता है। फिर मैं इनको अलग करूंगा, दूसरों के साथ रखूंगा जो बिल्कुल ऑपोजिट जवाब देंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, फिर देखूंगा कि इनके चेंजेस, जवाब में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो इससे उनके बिहेवियर को समझने में आसानी होगी। कुछ कंट्रोल टेक्निक्स होंगे इसके, जैसे एलिमिनेशन, बाहर निकाल देना। कॉन्स्टेंसी, कॉन्स्टेंसी का मतलब होता है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कैसे आ रही है, बार बार वो सेम बात बोल रहा है या चेंज कर दे रहा है बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ चेंजेस। मैचिंग, क्या अलग अलग लोगों का सेम बात हो रही है क्या। काउंटर बैलेंसिंग, तो अलग अलग अगर बात हो रही है, ये कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है, तो ये दोनों मीडिएट कब कर पाते हैं या बीच में कैसे आ पाते हैं, काउंटर बैलेंस कैसे कर पाते हैं। और रैंडम असाइनमेंट, कि रैंडमली किसी को भी कोई काम दे दिया और कोई बात बोल दी और उसके हिसाब से देख रहे हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके अपने लिमिटेशंस भी है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के, जैसे आर्टिफिशियल सेटिंग वो लगती है। जब इसको पूरा बनाया जाता है तो ऐसा लगता है जबरदस्ती का बैठाया गया है और इनसे रिसर्च करवाई जा रही है, आर्टिफिशियल सेटिंग हो जाती है। इसके अपने एथिकल कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें हम इनको जो है बता नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर बता देंगे तो उनका रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा, राइट। तो इसके ये एथिकल कंस्ट्रेंट है। और लो एक्सटर्नल वैलिडिटी, मतलब हम बाहरी वैलिडिटी हमको मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बाहर के लोगों से वैलिडेशन मिलना या बाहर के रिसर्चर्स से वैलिडेशन मिलना मुश्किल हो जाता है, तो ये कंफाइंड हो जाता है विद इन दी रूम। ये होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर में। फिर ऑब्जर्वेशनल मेथड में क्या कर रहे हैं हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, नेचर क्या बोलता है इसका, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन हो रहा है बिहेवियर का। एक तरीका है, उस तरीके से हम व्यक्ति के बिहेवियर को जज कर रहे हैं। तो विराट कोहली को हम क्रिकेट खेलता हुआ देख रहे हैं तो हम उसके बिहेवियर को चेक कर रहे हैं, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि ये ऐसे में ऐसा करता है, ऐसे में ऐसा करता है, ऐसे में ऐसा करता है, राइट। ग्राउंड के अंदर ऐसा करता है, ग्राउंड के बाहर ऐसा करता है। तो हम हर चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं। सेलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, रिकॉर्डिंग करके एनालाइज करते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन के टाइप्स 2 तरीके के हो सकते हैं, नेचुरलिस्टिक वर्सेस कंट्रोल्ड।
नेचुरलिस्टिक मतलब आप किसी का भी कहीं पर भी नॉर्मल व्यक्ति जो है आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, नेचुरलिस्टिक है। कंट्रोल मतलब कि उसको एक सिस्टम के अंदर बांध दिया गया है, एक रूम के अंदर बंद कर दिया गया है, क्लास चल रही है मान लो, अब क्लास में अगर टीचर आपके बिहेवियर को देख रहा है तो वो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है। क्लास के बाहर आप वैसे नहीं हो जैसे आप क्लास के अंदर हो, राइट। तो क्लास के अंदर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, वहां पे ऑब्जर्व किया जा रहा है। पार्टिसिपेंट वर्सेस नॉन पार्टिसिपेंट, अब इसमें कुछ पार्टिसिपेंट होंगे और कुछ नॉन पार्टिसिपेंट होंगे। तो जो पार्टिसिपेंट होंगे उनको अलग से आप ऑब्जर्व करेंगे, जो नॉन पार्टिसिपेंट है उनको अलग ऑब्जर्व करेंगे। इसके अपने मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। नेचुरल बिहेवियर वर्सेस ऑब्जर्वर बायस, एक तो नेचुरल बिहेवियर है कि बंदा जो नेचुरल बिहेव कर रहा है, ऑब्जर्वर का बायस मतलब मेरा अपना भी बायस हो सकता है ना, मुझे पता नहीं है कि मैं इसको जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ ये मैं अपनी किसी बायस से नहीं कर रहा हूँ, जैसे शादी का एग्जांपल दिया मैंने, राइट। तो ये बात होती है इसके अंदर में ऑब्जर्वेशनल मेथड के अंदर। फिर आगे बढ़ते हैं तो फील्ड एक्सपेरिमेंट्स और क्वाजी एक्सपेरिमेंट्स को समझते हैं। फील्ड एक्सपेरिमेंट्स में क्या किया जाता है, इट इज कंडक्टेड इन द नेचुरल सेटिंग्स, ठीक है, और ये हायर जनरलाइजेबिलिटी होती है इसके अंदर में। तो हम बाहर जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो जब आपने सोशल मीडिया वगैरह पे देखा होगा, लोग जाते हैं और पूछते हैं कि हाउ इज लाइफ, कैसा चल रहा है, एक चीज जो आप दुनिया को बताना चाहेंगे एकदम प्रॉम्प्टो में, राइट। तो वो सारा फील्ड एक्सपेरिमेंट्स होता है। क्वाजी एक्सपेरिमेंट मतलब आराम से चला जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं, जो रीजन होते हैं, उस कॉस्ट जो होता है उसको मैनिपुलेट नहीं किया जाता है, वो वैसी का वैसे ही है, राइट। और नेचुरल ऑकरिंग ग्रुप्स यूज्ड, अब यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं वो नेचुरली ऑकरिंग ग्रुप्स को यूज किया जाता है जो ऑटोमेटिकली बन रहे हैं, इसके लिए कुछ अलग से किया नहीं जाता। तो इसको एक मूवी के एग्जांपल से समझो। तो मूवी शूट करने के लिए एक तरीका हो सकता है कि बाकायदा धुरंधर का सेट बनाया गया, दूसरा तरीका हो सकता है कि कैमरा लिए और फील्ड में उतर गए और जहां पर जैसा चल रहा है उसी के बीच पे शूट कर ले रहे हैं, राइट। तो ये दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। फिर आते हैं सर्वे रिसर्च पे। सर्वे का मतलब क्या होता है कि हमने बकायदा बनाया, इसके लिए टेक्निक्स बनाए, क्वेश्चन पेपर बनाया, सब कुछ बनाया और उसको हमने फ्लोट किया, ठीक है, क्वेश्चनर बना के। तो पर्पस क्या है, ओपिनियंस, एटीट्यूड और सोशल फैक्ट्स का स्टडी करना हमारा पर्पस हो गया। टेक्निक कौन कौन सा यूज कर सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं, फॉर्मल इंटरव्यू हो सकता है, नॉन फॉर्मल इंटरव्यू हो सकता है, क्वेश्चनर्स बना सकते हैं या टेलीफोन सर्वे लग सकते हैं कि सर आप क्या सोचते हैं, जो आपको कई बार कस्टमर केयर से कॉल आते हैं, ये भी तरीका हो सकता है। फिर आते हैं लिमिटेशंस, इसके अपनी लिमिटेशंस हैं सर्वे मेथड की। रिस्पांस बायस, तो जब आप सर्वे करा रहे हैं, किसी से क्वेश्चनर भरा रहे हैं, तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर देगा, 5 5 5 5 5 5 5 कर दिया, राइट, 1 to 5 के स्केल में। तो ये रिस्पांस बायस है। और इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग में अपनी मर्जी से वो कुछ भी कर रहा है, राइट। तो ये इसके लिमिटेशंस हैं, कई बार हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, इसको एडजस्ट करने की कोशिश की जाती है। फिर आते हैं कोरिलेशनल रिसर्च में। कोरिलेशनल का मतलब कि अगर एक्स ऊपर जाएगा तो वाई भी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, क्या कोरिलेशन है, ये समझते हैं। तो इसका पर्पस क्या है, रिलेशनशिप समझना दो वेरिएबल्स के बीच में, और प्रिडिक्शन में आसान हो जाता है। तो अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो स्टॉक मार्केट में उसका रिजल्ट जो है वो बेहतर होना चाहिए, राइट। अब अगर इस कंपनी का कोई डेटा चोरी हो गया या इसमें कोई चेंज हो गया, ऊपर मैनेजमेंट में चेंज हो गया, तो इससे इसकी कंपनी के रिजल्ट में क्या परफॉर्मेंस आएगा, इसमें रिजल्ट में क्या चेंजेस आएंगे, इसको जब हम एनालिसिस करते हैं तो ये कोरिलेशनल है कि इसका असर इस पर कितना पड़ रहा है। टाइप्स क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अगर अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, ये बेहतर होगा तो ये भी बेहतर होगा, पॉजिटिव। ये बेहतर होगा तो ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव। और ये बेहतर हो या कुछ भी हो, ये ऐसी का ऐसे रहेगा, जीरो कोरिलेशन है, कोई रिश्ता नहीं है मतलब। फिर आते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर में। अब टेस्ट करने जा रहे हैं, टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम कुछ स्टैंडर्डाइज्ड और ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे। तो साइकोलॉजी के अंदर में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं साइकोलॉजी के लैब के अंदर में, जहां पर बैठा के बकायदा इनको चेक किया जाता है। कई बार इसके लिए ईसीजी, ईईजी, हार्ट बीट, ये सारा चेक भी किया जाता है टेस्टिंग के अंदर में। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस को एसेस करने के लिए आपको मैं बैठाऊंगा और आपका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट लूंगा, रोशार्स का टेस्ट ले सकते हैं, तो आपका रिजल्ट अलग होगा, किसी और को बैठाएंगे उसका रोशार्स टेस्ट लेंगे, वो अलग होगा। तो ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है। इसके अपने की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे ऑब्जेक्टिविटी है, क्यों करना चाह रहे हैं, रिलायबिलिटी है, कितना रिलायबल है, ये सही भी है या गलत है, इसको भी चेक किया जाता है, बाकायदा स्टैटिस्टिकल टूल होते हैं इसके। वैलिडिटी, कब तक वैलिड है, सोसाइटी चेंज होगी, चीजें चेंज होगी तो वैलिड हमेशा थोड़ी रहेगा। आज से 100 साल पहले जो रिसर्च हुई होगी वो आज वैलिड ही नहीं होगी, राइट। और इसके नियम कानून क्या है, नॉर्म्स क्या है, वो बनाया जाता है इसके अंदर में। और फिर इसके तरीके होते हैं टेस्ट लेने के। वर्बल टेस्ट मतलब जहां शब्द यूज होते हैं, नॉन वर्बल टेस्ट जहां शब्द यूज नहीं होते हैं, कोई डायग्राम दिखाया जाएगा, कोई फोटो दिखाई जाएगी, इस तरीके का टेस्ट। और परफॉर्मेंस टेस्ट में आपको काम करवाया जाएगा,
तो आप अगर क्रिकेट खेलना है, मान लो अगर मुझे क्रिकेट सिलेक्शन के लिए चाहिए तो मैं परफॉर्मेंस टेस्ट से करूंगा, वर्बल नॉन वर्बल से उसका टेस्ट थोड़ी करूंगा। तो भैया परफॉर्मेंस में बंदा कितना अच्छा परफॉर्म करता है, अगर बहुत प्रेशर सिचुएशन में होता है तो विराट कोहली, अगर क्रिकेट चल रहा है और सामने विराट है और एक तरफ पाकिस्तान की टीम में बहुत प्रेशर सिचुएशन है, हाउ ही इज रिएक्टिंग टू द सिचुएशन, ये हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट में आ जाएगा। इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट, इंडिविजुअल मतलब सिंगल बंदे का टेस्ट, ग्रुप टेस्ट मतलब आप एक साथ बहुत सारे लोगों का ले सकते हो। तो सिंगल बंदे का टेस्ट ले रहे हैं तो हम इंटरव्यू ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। ग्रुप का लेना है तो हमें मोस्टली पेन एंड पेपर करना पड़ता है। एंड स्पीड एंड पावर टेस्ट, कितनी स्पीडली ये काम किया जा सकता है और कितना ज्यादा इसमें यूज किया जा सकता है पावर का, ये स्पीड एंड पावर टेस्ट भी इसका एक हिस्सा है कि ये कैसे यूज किया जा सकता है। सो दिस सम्स अप the entire chapter number 2 methods of inquiry in psychology. I hope आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।